तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिजर्वेटिव्स किसे कहते हैं। पहला जो पोर्शन है, ये प्रिजर्वेटिव किसे कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएंगे, ऐसा है रसायन जो खाद्य पदार्थों में अल्प मात्रा में मिलाने पर क्या हो जाता है, जो अल्प मात्रा में मिलाएंगे उसको, ठीक है ना, और वे क्या करेंगे, जीवाणुओं की वृद्धि होने तथा होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को रोक देते हैं। ये क्या करेंगे, जो प्रिजर्वेटिव होंगे ये क्या काम करेंगे, ये हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिलाएंगे, क्या करेंगे, कम मात्रा में मिलाएंगे, लेकिन ये क्या काम करते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको, उनकी वृद्धि होने से और जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, दो चीजों को रोकते हैं। यानी कि सिंपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दो चीजों को, एक तो क्या होगा, जीवाणुओं की वृद्धि, ये संधि याद रखना। सौरभ बेटा माइक ऑफ कर दे बेटा। जीवाणुओं की वृद्धि है, कुछ बोल रहे हो तो बताओ। जीवाणुओं की वृद्धि होगी, और दूसरा हमने क्या रोकना है इसमें, एक तो जो जीवाणु होंगे उनकी वृद्धि को रोकना है, और दूसरा क्या होंगे, जो अवांछित, जो अवांछित परिवर्तन है। अवांछित का परिवर्तन माने जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो परिवर्तन फालतू में आ जाते हैं, है ना, अवांछित परिवर्तनों को, ठीक है ना, इसको रोक देता है, परिवर्तन को रोक देता है। जो दो चीजें होती है, एक तो जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देता है, और जो अवांछनीय परिवर्तन है उनको रोकता है। और इससे क्या होगा, और जो सूक्ष्म जीव होंगे, तीसरा क्या है, जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म परजीवी, जो सूक्ष्म परजीवी होंगे उनको खाद्य पदार्थ से नष्ट होने से बचाता है, ठीक है ना। यानी कि यदि साधारण भाषा में कहें कि खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से, जो जीवाणुओं से और जो अन्य अवांछनीय जो पदार्थ होंगे या चीजें होंगी, जो हमारे पास क्या होंगे, रोगाणु हो सकते हैं या सूक्ष्म जीव होंगे, उनसे खाद्य पदार्थों को बचाने की जो प्रक्रिया है वो प्रिजर्वेटिव कहलाता है, यानी कि परिरक्षक कहलाता है। वो है बेटा परिरक्षक, ठीक है ना, कि जो हमारे भोजन, खाद्य खाने वाले पदार्थ हैं उनको अन्य चीजों से बचाने के लिए, ठीक है ना। अवांछनीय परिवर्तन में कैसे आता है, जैसे ऑक्सीकरण होता है, हम नहीं चाहते हैं कि हमने पकौड़ी बनाई और उसका ऑक्सीकरण हो जाए, है ना, या हम नहीं चाहते हमने चिप्स बनाए और चिप्स का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, ठीक है ना। तो उसका क्या नहीं होना चाहिए, उपचयन नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए हम क्या, जितने भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है, परिरक्षण। तो ये याद रखना आपको, ये परिभाषा आती है, परिरक्षक किसे कहते हैं, ठीक है ना। और नष्ट होने से बचाते हैं, और इन पदार्थों को जिनसे हम बचा रहे हैं, जिन चीजों को कम मात्रा में डाल रहे हैं वो परिरक्षक हो गए। ये क्रिया तो परिरक्षण हो गया, लेकिन जो बचाने वाले पदार्थ है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, आलू के चिप्स बनाए, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, उसको आलू के चिप्स बना करके हम यदि उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे तो 2-4 दिन में सड़ जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इसको धूप में सुखाते हैं, सुखाते हैं, फिर वो सूख करके एकदम क्या हो जाता है, कड़कड़े टाइप के हो जाता है ना। तो इनमें धूप ने क्या किया, जो पराबैंगनी किरणें हैं उसने इसमें से जीवाणु खत्म कर दिए। तो यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें थी वो परिरक्षक का काम कर रही थी। कौन काम कर रही थी, परिरक्षक का काम। जो सूर्य का प्रकाश है उसने इसमें से पानी निकाल दिया और पूरे सूख गए। अब वो कई दिनों तक खराब नहीं होने वाले। आपको लगता है कि 2-4 दिन में खराब होने वाले, फिर हम इसको सुखा देते हैं तो खराब नहीं होती। तो ये है बेटा परिरक्षक। जैसे हमने अचार लिया और अचार में हमने क्या किया, सोडियम बेंजोएट डाल दिया, बेंजीन रिंग है, ये है सोडियम बेंजोएट, इसको डाल दिया, सोडियम बेंजोएट को डाल दिया, और अचार कई दिनों तक खराब नहीं हो रहा, सोडियम बेंजोएट, लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी, अल्प अल्प होगी, बहुत कम होगी। तो ये क्या है, परिरक्षक है, ठीक है ना। क्या है, परिरक्षक है। हम नमक डाल देते हैं अचार में तो भी क्या है, परिरक्षक का काम कर रहा है। तो ये परिरक्षक है, और जो क्रिया हो रही है वो परिरक्षण की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है बेटा, परिरक्षण की। तो यहाँ हमें ये समझना होगा, ये परिरक्षक क्या है, जो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा में मिलाने से एक तो जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, जो अवांछनीय परिवर्तन होने वाले हैं वो भी रुक जाते हैं, और जो सूक्ष्म जीव हैं जो खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, उनसे बचाते हैं, तो उनको बोलते हैं परिरक्षक। वो क्या हो गए, वो परिरक्षक, और ये घटना क्या हो गई, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, है ना, ये हो गया परिरक्षण।
इसको हम क्या बोलेंगे, परिरक्षक। और ये क्या हो गए, जो पदार्थ हम मिला रहे हैं वो है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। तो ये पूछा जाता है प्रिजर्वेटिव्स, है ना, अधिकांश उसमें। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, अब देखो, अभी परिरक्षक अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। ये डेफिनेशन तो आप याद रखोगे, अपने हिसाब से लिख लेना इसको, है ना। इसको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो सकता है, शब्दों के हिसाब से बना लो। जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, अवांछनीय परिवर्तन को रोकता है, और साथ साथ में जो सूक्ष्म परजीवी होते हैं उनको जो खाद्य पदार्थ है उनसे नष्ट होने से बचाता है। इन सूक्ष्म जीवियों से उसको खाद्य पदार्थों को बचाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवी सूक्ष्म परजीवी से खाद्य पदार्थों को बचाता है। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उनको बोलेंगे प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक। शॉर्ट नोट में आएगा बेटा, है ना। और ये परिरक्षक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक परिरक्षक जो प्रकृति में ऑलरेडी है, और दूसरा हो सकता है इसमें से कौन सा वाला, संश्लेषित, जिनको हमने निर्माण किया हुआ है। तो प्राकृतिक परिरक्षक कौन से हैं, जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जिन्होंने हमें बनाया नहीं, ठीक है ना। तो उसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ऐसे रसायन जो प्राकृतिक हैं और स्वतः ही जीवाणुओं और कवकों आदि की वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक है ना। इनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं, वे प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, नींबू का रस खट्टा होता है, हम क्या करते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। शर्करा, चीनी में देखा होगा आप लोगों ने। आंवले का मुरब्बा बनाया, आंवले को देखा होगा, आंवले जो मुरब्बा बनाया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं उसमें। आंवला ऐसा आंवले का गोला लेते हैं और उसमें छेद छेद करके इसके अंदर तक चीनी चले जाए, ठीक है ना। और जब चीनी चले जाती है उसके बाद वो खराब नहीं होता है, ये मुरब्बा बन गया। तेल हो गया, अचार को देखा होगा। ये सब हमारे पास नेचुरल है, प्राकृतिक है। अम्ल, ये नींबू का रस वो अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नमक हो गया, नमक को हम डाल देते हैं, ठीक है ना। और सिरका हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास उदाहरण हैं जो प्राकृतिक क्या माना जाते हैं, परिरक्षक के रूप में माने जाते हैं। अब देखो, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे शर्करा है, तो शर्करा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जैम हो गया। जैम भी एक प्रकार का परिरक्षक है, और ये सब प्राकृतिक है। जेली है, शहद है, शहद में डाल दो कोई चीज जल्दी से खराब नहीं होगी, ठीक है ना। फलों का रस हो गया, मुरब्बे हो गए, ठीक है ना, आदि को परिरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, हम शर्करा का प्रयोग करते हैं। देखो, ये शर्करा का प्रयोग किया जाता है इन चीजों को। जैसे शर्करा है ना बेटा, तो ये जैम हो गया, जेली हो गया, शहद तो खैर अपने आप में परिरक्षक है। फलों का रस को बचाना हो, मुरब्बा है, ठीक है ना। इनको हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शर्करा का उपयोग करते हैं। जैसे कभी देखा होगा आप लोगों ने, बुरांस का जूस बनाते हैं। किसका जूस बनाते हैं, बुरांस का। तो बुरांस का जूस कैसे बनता होगा, हमने इसको उबाला, उबालने से फिर अलग से हमने जो पदार्थ बचा हुआ था उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं ठंडा होने पर, और फिर इसमें क्या करते हैं, साथ साथ में जैसे हम क्या कर सकते हैं, चीनी डाल दो, चीनी का राब बना के डाल दो, तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा यदि आपने चीनी उसमें पहले से डाल दी, क्योंकि चीनी अपने आप में क्या करता है, एक प्रकार का परिरक्षक, ठीक है। दूसरा इसमें देखो बेटा, दूसरा है साधारण नमक। जो हमारे पास घरों में नमक होता है, यह क्या करता है, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं और कवकों की वृद्धि को रोकता है। यदि हम आपने अचार पे पहले से नमक डाल रखा है तो अचार जल्दी से खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो क्या कर देता है, एक तो सूक्ष्म जीवी है और कवक है, इनकी वृद्धि को रोक देता है ना। और ये क्या कर देता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। अब बताऊंगा मैं, एंजाइम जो है हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से क्रिया करते हैं, उन पर किस प्रकार से रोगाणु क्रिया करते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। दूसरा, परावैंगनिक किरणें। ये अधिकांश हम लोगों ने पहले से जानते हैं, ये जो परावैंगनिक किरणें, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके घर में दालें हैं और आप चाहते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो दालों क्या किया जाता है, दालों क्या करते हैं, क्या करते होंगे बेटा, धूप में सुखाते हैं सर। बिल्कुल धूप में सुखाते हैं। एक दिन अभिषेक जो है मिर्च भी सुखा रहा था, है ना। तो देखा होगा हमने, प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, मिर्चों को धूप में लगा देते हैं,
तो वो क्या है, प्रिजर्व कर रहा है। और उसमें क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, है ना, तो ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों में क्या होता है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, इतनी ज्यादा तो नहीं आती हैं लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में आती हैं, वो क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है उनमें, ठीक है ना। और खाद्य पदार्थों को पराबैंगनी कक्ष में रखने पर वो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनसे मुक्त हो जाती है ना, और खराब नहीं होती। एक तो बिल्कुल जो नेचुरल होती है, जैसे हम धूप में सुखाते हैं तो कुछ मात्रा में उनमें आ जाता है और उनमें से पानी वानी सब निकल जाता है, साथ साथ में वो परिरक्षित हो जाते हैं। तो देखा होगा, मिर्च को एक बार ढंग से सुखा लो तो आपको बिल्कुल नहीं, 2 साल तक भी रखोगे तब भी नहीं खराब होती है ना, लेकिन ढंग से सूखनी चाहिए, उनमें फिर मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से देखो, ये हमारे पास क्या है, प्राकृतिक रक्षक क्या है, इनको कहते हैं बेटा हम, जो प्रकृति में पाए जाने वाले परिरक्षक हैं, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। आपके पास इतना ही आएगा, परिरक्षक किसे कहते हैं। तो आपको लगेगा यदि शॉर्ट नोट छोटा हो रहा है तो आप लिख सकते हो उसमें, है ना। परिरक्षक क्या होंगे, जो खाद्य, जो मात्रा क्या होंगे, वो रसायन जो अल्प मात्रा में क्या होंगे, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, अवांछनीय पदार्थों के परिवर्तन को रोकता है, साथ साथ में जो खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीवी परजीवी है उनसे बचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक और संश्लेषित परिरक्षक। आप चाहो तो इसमें प्राकृतिक परिरक्षक में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शर्करा हो गया, साधारण नमक हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गई, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, है ना, यदि आपके पास शॉर्ट नोट में आए। 1 नंबर में आए तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तब यहीं तक लिखो, है ना। ये लिखोगे खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक परिरक्षक और उदाहरण लिखना है, और संश्लेषित परिरक्षक, इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी 1 नंबर में, है ना। 1 नंबर में कम, यदि 2 नंबर का आएगा तो थोड़ा बहुत और लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम गवाओगे तो और चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। देखो, दूसरा है हमारे पास संश्लेषित परिरक्षक, जिनको हम बनाते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम कृत्रिम परिरक्षक भी कह सकते हैं, है ना, जो हमने बनाए हुए हैं। इन्हें कृत्रिम विधियों से औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, इन्हें संश्लेषित परिरक्षक कहते हैं। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों से औद्योगिक रूप में बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, उनको क्या कहेंगे, वो संश्लेषित परिरक्षक है। उनको हम क्या बोलेंगे, संश्लेषित परिरक्षक। क्लियर। अब इन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक कुछ होते अकार्बनिक और कुछ होते कार्बनिक। जो संश्लेषित परिरक्षक है वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एक तो कार्बनिक परिरक्षक है और एक क्या होंगे, अकार्बनिक होंगे। तो पहले हम अकार्बनिक लिखेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उनको हम अकार्बनिक कहते हैं, है ना। और आप लोग जानते हैं कार्बनिक रसायन में, है ना, कार्बनिक अकार्बनिक। देखो, इस श्रेणी में क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को परीक्षण हेतु प्रयोग में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अकार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल कौन से होंगे, जैसे हमारे पास है कार्बोनिल अम्ल, क्या है, कार्बोनिल अम्ल है। तो कार्बोनिल अम्ल हमारे पास क्या है, अकार्बनिक है। बोरिक अम्ल, देखो बोरिक अम्ल, तो बोरिक अम्ल भी क्या है, किसके अंतर्गत आता है, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये देखो, एक हमारे पास कार्बोनिल अम्ल हो गया, बोरिक अम्ल है। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, भोजन को सड़ने गलने से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। इनका विलयन के रूप में लेते हैं, कैसे विलयन बनाएंगे, जैसे हमने लिए कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल लिया और उसको पानी में घोल दिया, है ना, विलयन बना दिया, फिर उसको उस भोजन में डाल दिया जिससे खराब होने वाला है ना, उसको सड़ने और गलने से बचा देता है। ये है अकार्बनिक अम्ल। दूसरा है इसमें, अकार्बनिक अम्ल में यदि हम देखेंगे तो अकार्बनिक अम्ल में दूसरा नंबर है प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, जो ऑक्सीकरण नहीं होने देते, जो क्या नहीं करने देते, ऑक्सीकरण नहीं होने देते, ठीक है। तो वो देखो, वो ठोस लवण, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, देखो 1 kg आटे में यदि 1 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है तो बरसात में आटा क्या होगा, 4 माह तक खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन होते खतरनाक है, इसलिए केमिकल्स का उपयोग हम लोग ज्यादा करने लग गए, है ना। तो ये क्या कहता है कि यदि मान लीजिए आपने क्या किया, पर बना सकते हैं, है ना। कैसे किया जा सकता है, कि जैसे माना हमने क्या किया, आटा लिया और 1 kg आटे में यदि हमने 1 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड मिला दिया तो क्या नहीं होगा, बरसात में आटा खराब होता है ना, तो 4 माह तक खराब नहीं होता है। और 40 ग्राम गेहूं या चने में क्या होगा, 10 ग्राम यदि हम क्या करते हैं, HgCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड,
मर्क्यूरी क्लोराइड तो Hg2Cl2 होता है बेटा, है ना। और मर्क्यूरस क्या होता है, कम वाला होता है, जल्दी बताओ। ये हमारे पास ये मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस कम वाला होता है, ध्यान रखना। जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा मर्क्यूरस, दो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होगा मर्क्यूरिक, अस वाला छोटा, इक वाला बड़ा, है ना, दो पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये क्या होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ पर HgCl2 मिलाने पर क्या होगा 6 माह तक सुरक्षित रह सकता है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीकारक है। तो जो व्यावसायिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों को मिला रहे हैं। भले उनसे थोड़ा नुकसान होता है, जितने केमिकल्स हम यूज करेंगे उनसे क्या होता है नुकसान होता है, लेकिन उसको बचाया जा सकता है, ठीक है ना, इन चीजों को बचाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और सॉरी सोडियम ब्रोमाइड भी है और साथ साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड भी। तो इस टाइप से हम उनको बचा सकते हैं खाद्य पदार्थों को। देखो ये संश्लेषित है। उसके बाद है देखो, ये भी इसमें अकार्बनिक में आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन Cl2, यहाँ पर Cl2 है ना। इसका प्रयोग भी हम क्या करते हैं, यदि हम इसका प्रयोग करें किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, अब घरों में भी हम देख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों यहाँ तो खैर हमारे यहाँ तो धूप होती है अच्छी तरह, हमें तो वहां सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं प्रयोग के तौर पर, जब हम देखें कि यार आटा खराब हो रहा है तो हम उसमें इस प्रकार से मिला करके देख सकते हैं, है ना, किस टाइप से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बाजार से लेकर के उसको प्रैक्टिकल के फॉर्म में देख सकते हैं किस टाइप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हमारे पास क्या है, एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड, एक क्या है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं। दूसरा क्या है क्लोरीन गैस। इसका प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, जो कटे फल होते हैं, ठीक है ना, जो हमने काट दिए फल और उनको यदि हमें प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है, ठीक है ना, तो कैसे किया जा सकता है। तो कटे फल हो गया, मछलियां होगी, मछली, मांस हो गया, केकड़े आदि को परिरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों का परीक्षण भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस से कर सकते हैं। दूसरा देखो बेटा इसमें जो कार्बनिक परिरक्षक है हमारे पास, कार्बनिक परिरक्षक बहुत ज्यादा उपयोग में भी करते हैं हम, ठीक है ना। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जीवाणु आदि को के प्रति क्या होते हैं, अधिक असरकार होते हैं। इनका उपयोग हम अधिक उपयोग करते हैं, ये ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास कि उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट, देखो सोडियम बेंजोएट ये बहुत अच्छा क्या होता है परिरक्षक होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना बेटा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाजार की चीजें खाते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है, तो इस सोडियम बेंजोएट के कारण होता है, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट हमारे क्या कर देता है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का कर देता है यदि इसकी ज्यादा मात्रा पड़ी हुई, ठीक है ना। दूसरा है बेंजोइक अम्ल, ये क्वेश्चन आया था ना, बेंजोइक अम्ल वाला आया था क्या, एक बार पूछा था तुमने शायद। यस सर। हाँ बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। देखो एक हमारे पास सोडियम बेंजोएट हो गया और दूसरा क्या आएगा बेंजोइक अम्ल, देखो ये बेंजोइक अम्ल, ये क्या है कार्बनिक परिरक्षक है, ठीक है ना। खमीर हो गया, खमीर तो जानते हैं, खमीर बाजार में मिल जाता है ना। तो देखो अब इनका जो प्रयोग है अम्लीय माध्यम में, जिनका पीएच यदि हम क्या करेंगे, इनका उपयोग किया जाता है अम्लीय माध्यम में किया जाता है और 2 से 4 ग्राम, ठीक है ना, जिनका पीएच सॉरी 2 से 4 का हो, इनकी केवल कितनी मात्रा डाली जाती, 0.5% से लेकर के 1%, 0.1% मिला करके किया जाता है। जैसे एक थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे होता है ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बुरांस का जूस बताता हूँ, पूरा बुरांस का जूस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बुरांस का जूस पहले सिंपल, हम बुरांस के छोटे छोटे पत्ते हमने क्या लिए, बाहर से ये जो पंखुड़ियां होती हैं उनको लेकर के उबालते हैं। उबालने में क्या हुआ, परिरक्षण का काम हुआ, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ कुछ जीवाणु खत्म हो गए। और जब इसका रस निकाल करके हम क्या कर देते हैं, एक बर्तन में ले लेते हैं, तो इसको ठंडा करते हैं। लेकिन जब उबाल रहे होते हैं तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ एसिटिक एसिड डाल देते हैं। क्या डालते हैं बेटा, एसिटिक एसिड।
और एसिडिक एसिड किस फॉर्म में आता है? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड वाला नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में आता है, मार्केट में मिल जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और इस एसिटिक एसिड को के साथ उबालते हैं, तो कुछ मात्रा हम क्या करेंगे एसिटिक एसिड, उससे क्या होगा जब एसिटिक एसिड लेंगे तो एसिटिक एसिड से पीएच मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि 2 से लेकर के 4 तक हो जाता है। जनरली क्या होता है कि अधिकांश जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं इस एसिडिक मीडियम होने के कारण वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हमने इसको उबाला और एसिटिक एसिड डाला, फिर क्या करेंगे, सॉरी इसमें नहीं डालते हैं शायद, एसिटिक एसिड मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें नहीं डालेंगे। एसिटिक एसिड को अलग चीनी का जो चीनी उबाला जाता है, चीनी, तो चीनी में उबाल करके उसमें एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है, सॉरी यहाँ नहीं डालता बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। एसिटिक एसिड क्या करेंगे, चीनी को अलग से जब उबाला जाता है, उबालने में हम क्या करेंगे एसिटिक एसिड डालेंगे, एसिटिक एसिड ये वाला, और सॉलिड फॉर्म में। जब इसको उबालते चीनी का राब टाइप का बनाया जाता है, और इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ क्या डाल देंगे, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर COONA, ये है सोडियम बेंजोएट। इसको डालेंगे, इसको ठंडा होने पर, गर्म में नहीं डालेंगे, ठंडा होने पर। अब इसमें हमने क्या डाल रखा है एसिटिक एसिड, ये मीडियम क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, क्या कर देगा, मीडियम कम कर देगा, यानी कि उससे क्या हो जाएगा, पीएच उसका कम हो जाएगा। वो पीएच कम होने से अधिकांश जीवाणु बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, एसिटिक एसिड को हमने इसमें डाल करके चीनी के साथ मिला दिया। अब इसको दोनों को मिला दिया जाता है, तो इसमें चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, ये खट्टे होने से क्या हो गया, ये एसिटिक एसिड के लिए, सॉरी सोडियम बेंजोएट के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो बेटा, इनका प्रयोग क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में करते हैं, किसका, एक तो जैसे सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल का, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना होगा हमें कितने मात्रा होगी इसकी, मात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। कौन कौन सी मात्राएं, ये देखो जैसे ये वाली मात्रा है, ये वाली मात्रा है ना, इन मात्राओं को ध्यान रखना होगा। इन्हें जो है देखो बेटा, इनका उपयोग जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इनको परिरक्षित करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये परिरक्षण की मेथड्स हैं, किस प्रकार से हम परिरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब उसके बाद देखो ये कहता है कि जो ये जीवाणु और खमीर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देते हैं, है ना। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, यदि हम क्षारीय माध्यम में लें तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इसको लेंगे। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड क्या होता है, Na, इसमें फॉर्मूला थोड़ा गलत हो रखा है, NaHSO3, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, यही फॉर्मूला होगा बेटा, ध्यान आ रहा है इसका, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फॉर्मूला, इस टाइप से नहीं होना चाहिए था, मेटा है ना, मेटा बाइसल्फाइड, ये होगा Na2, सोडियम, ये तो सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, है ना, Na2S2O3, ये है Na2S2O3, ये है बेटा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम प्रयोग करके इसकी उपस्थिति में जो सल्फ्यूरस, देखो सल्फ्यूरस अम्ल होता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है, ये सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। कैसे बनेगा, जैसे हमने सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ले लिया, और ये 5 है बेटा, सॉरी मैं 3 लिख रहा हूँ इसको, ये 5 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे Na2S2O5, है ना, तो ये टूट जाता है, किस रूप में टूट जाता है, Na2SO3, और साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करने के बाद ये सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है, H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, देखो सल्फ्यूरस अम्ल, है ना, ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, तो ये बन जाता है इसमें से, तो ये जीवाणु और कीटाणु की वृद्धि, जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं, जीवाणु लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इससे सुरक्षित करते हैं, प्रिजर्वेटिव करते हैं। ये कौन से हैं, कार्बनिक परिरक्षक, और भी है बेटा, ठीक है ना, और भी हमारे पास कार्बनिक परिरक्षक हैं। उसके बाद यदि हम देखें, एक है, यह है सोडियम डाई एसिटेट,
सोडियम डाइएसिटेट भी क्या होता है, ये भी एक कार्बनिक परिरक्षक होता है हमारे पास, है ना। तो सोडियम डाइएसिटेट क्या करेगा, ये भी उनका परिरक्षण का काम करेगा। देखो ये क्या करता है कि जो सोडियम, यदि हम इसमें देखेंगे, यहाँ सोडियम डाइएसिटेट से अधिक प्रभावी होता है ना, ये काफी अधिक प्रभावी होता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, डबल रोटी और मक्खन को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। दो चीजों के लिए, एक तो जो हमारे पास जिसको हम बंद बोलते हैं, डबल रोटी, और मक्खन को परिरक्षित करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका जो किसका, सोडियम डाइसल्फाइड। इसके बाद इसी में और आगे देख रहे हैं, ये कहता है कि चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर, इन्हें ऑक्सीसीरेन या एपॉक्साइड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो चक्रीय ईथर होते हैं, इनको इन्हें क्या कह सकते हैं, ऑक्सीसीरेन और एपॉक्साइड भी कहते हैं इनको, किसको, चक्रीय ईथर को, ठीक है ना। और इनका अल्प मात्रा क्या करते हैं, शुष्क जो फल होता है, शुष्क फल का मतलब जितने हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम हो गया, है ना, अन्य चीजें होती है, बादाम हो गया, छुहारे हो गए, या हमारे पास क्या हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं। इन जो सूखे जो फल हैं और मेवे हैं, उनको परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इनको परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इतना ज्यादा तो आप लोगों को नहीं लिखना बेटा, है ना, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें अन्य चीजों के लिए ये जानकारी है, जैसे माना कभी कभी पेपर बनते हैं, तो उन पेपरों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके जो शुष्क फल हैं और मेवे, उनको परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि इसको हम कह सकते हैं चक्रीय ईथर, और जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसीरेन या एपॉक्साइड। आप क्वेश्चन में आ सकता है एपॉक्साइड से बना परिरक्षित करें या फिर ऑक्सीसीरेन से, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीसीरेन और एपॉक्साइड। ये इसके अलावा किसी और से भी दे सकते हैं, है ना, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, उनको परिरक्षित कर सकते हैं। तो ये कार्बनिक क्या है हमारे पास, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद यदि हम और आगे चलें, नेक्स्ट है, ये है पायरो कार्बोनेट्स, ठीक है ना, पायरो कार्बोनेट्स है। तो पायरो कार्बोनेट्स से पहले एक और था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पायरो कार्बोनेट्स, ये देखो बेटा, ये किसको परिरक्षित करने के लिए होता है ना, पायरो कार्बोनेट, जैसे शराब हो गया, रस हो गया, है ना, कॉड लीवर हो गया, ऑयल हो गया, आदि को परिरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, पायरो कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे डाई एथिल पायरोकार्बोनेट का प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। डाईएथिल में क्या करते हैं, जो डाईएथिल हमारे पास होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पायरोकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बेटा, नेक्स्ट है इसमें सॉर्बेट और सॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, क्षारीय खट सॉरी गलत कर रहा हूँ, क्षारीय जो खाद्य पदार्थ होंगे, जिनका पीएच क्या होगा, 7 से 8 के बीच होगा, 7 to 8, 7 to 8 नहीं बेटा, 7 to 8 होगा। जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इनको परिरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, एक तो सॉर्बिक अम्ल, यस, सॉर्बिक अम्ल के लवण, उसका प्रयोग हम दूध को परिरक्षित करने के लिए, या हमारे पास जो पनीर है उसको परिरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें प्रोपियोनोइक, प्रोपिनोएट, ठीक है ना। और ये प्रोपिनोएट क्या होता है, ये होते हैं जो हमारे पास, एक तो होगा प्रोपेनोइक अम्ल है, के एथिल और फेनिल एस्टर, जो प्रोपेनोएट है इसको हम कह सकते हैं, ये प्रोपेनोइक अम्ल के एथिल और फेनिल एस्टर होते हैं, ठीक है ना। और एथिल और फेनिल जो प्रोपेनोएट का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, बेकरी हो गया, बेकरी में, है ना, पापड़ आदि, और इससे क्या होता है, किससे बचाते हैं हम, एक तो कवक हो गए और दूसरा फफूंद से बचाते हैं। इन दोनों चीजों से बचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रोपेनोएट का। तो ये अलग अलग प्रकार के परिरक्षक हैं बेटा, बहुत सारे परिरक्षक हैं, ठीक है ना, जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसमें तो थोड़ी सी उदाहरण के तौर पे आप लोगों को दिए गए हैं, लेकिन हम बहुत सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं,
परिरक्षक होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं और आम जीवन में इसका अच्छी तरह प्रयोग किया जाता है। अब इनकी विशेषताएं देखो, विशेषताएं, है ना। उत्तम परिरक्षक में निम्न विशेषताएं होती हैं। जो अच्छे परिरक्षक होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इनका खाद्य पदार्थों पर लंबे समय तक, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों पर असर लंबे समय तक रहना चाहिए। माना हम कहें कि अच्छे परिरक्षक चाहिए, तो अरे अच्छे परिरक्षक कौन होंगे, जिनका जो खाद्य पदार्थ है उन पर काफी लंबे समय तक क्या हो रहे, उनका असर है। ऐसे नहीं कि हमने एक दिन डाला और दूसरे दिन उनका प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, ये आ सकता बेटा, है ना, कि जो हमारे पास उत्तम परिरक्षक हैं या उत्तम अच्छे उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास ऐसे परिरक्षक होने चाहिए जिनकी लंबे समय तक जो है वो असरकार रहे, ठीक है ना। पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरा क्या होगा भाई, लंबे समय तक रहेगा तभी तो खराब नहीं होंगे लंबे समय तक कोई पदार्थ, है ना। उसकी विशेषता ये होनी चाहिए। दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे तो दूसरा क्या होना चाहिए, इन्हें अल्प मात्रा में प्रयोग किया हुआ जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसका ऐसा नहीं कि हमें 1 किलो में 1 किलो जो है परिरक्षक डालना है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर परिरक्षक की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए होगी। हमें तो जिसकी क्वांटिटी हमें कम मात्रा में प्रयोग करने पड़े, ऐसे वाले परिरक्षक अच्छे माने जाते हैं। हमने ज्यादा मात्रा वाले नहीं, जिसको हमने थोड़ी सी मात्रा डाली और वो काफी असरकारक भी है, ठीक है ना। तीसरा, खाद्य, इनकी खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो क्रिया करके कोई और चीज बना दे रहा हो, है ना। क्रिया करके तो फिर उसकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इनकी खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं होती है। और नेक्स्ट है बेटा, इसमें चौथा नंबर पॉइंट है, यह है इनका स्वाद क्या हो, कसैला या विषैला नहीं होना चाहिए। कड़वा हो गया तो फिर हमारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा, हमें खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। और इनका स्वाद जो है, स्वाद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनका अपना स्वाद नहीं होना चाहिए, किनका, जो हम क्या मिला रहे हैं उसमें, परिरक्षक मिला रहे हैं, ठीक है ना। इनमें देखो, इनमें गैस हो गया, जलन हो गया, अम्लता हो गया, पित्तता हो गया, एलर्जी, मूर्छा आदि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार के न हो कि जिससे हमारे शरीर में अम्लता पैदा कर दे या हमारे में कोई एलर्जी पैदा कर दे, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें प्रति ऑक्सीकारक, ये इसी के साथ रह गया था, ये नया टॉपिक है इसमें, या यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये है प्रतिऑक्सीकारक, ये प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है ना, ये प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। अधिकांश हम प्रयोग करते हैं इसका एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट जैसे हम कहते हैं कि यार जिसमें ऑक्सीडेशन कम करने की क्षमता है, ऑक्सीडेशन जो ठीक कर दे, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन ना होने दे, तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेशन की क्रिया कर देगा उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट, है ना। और जो ऑक्सीडेंट न करने दे उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, वे पदार्थ जो जो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया की दर को कम कर देता है। जो खाद्य पदार्थों की जो खाद्य पदार्थ है हमारे पास, उनमें क्या करेगा, जो ऑक्सीजन की क्रिया की जो है दर क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि उनका ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, है ना। अतः उनके परीक्षण में सहायक होता है, ठीक है ना। प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं ये, पूछा जा सकता है प्रतिऑक्सीकारक क्या होंगे। तो यहाँ से हम इसको डेफिनेशन के रूप में, वे ऑक्सीकारक वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की क्रिया को की दर को कम कर दे, कम कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परिरक्षण में सहायक होते हैं, ठीक है ना। और उसको बोलते हैं हम प्रतिऑक्सीकारक। ये क्या होता है बेटा, यदि हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये वृद्ध अवस्था के लिए, जो हमारी वृद्ध अवस्था होती है, उत्तरदायी मुक्त मूलकों को बनाने की दर को कम कर देता है, उसकी दर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें एक और क्या कर देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता होगा, ठीक है ना। ये स्वयं ऑक्सीजन
के प्रति क्रियाशील होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, किससे अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को उससे निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा वहां खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्वयं ऑक्सीजन के प्रति क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। ठीक है ना। और इसका जो उदाहरण है, ये कौन कौन सी चीजें हैं, उदाहरण के रूप में यदि हम इसको देखें, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके, इसके उदाहरण है 26, या लिखा है भी शायद, है ना, 26 डाई, ठीक है ना, डाई, और फिर इसमें तृतीयक लिखा हुआ बेटा, डाई और तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलिन, या मैं फॉर्म ये बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ इसका, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको बोला जाता है BHT, पैरा क्रिसोल BHT, BHT, है ना। और यदि हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं BHT का, तो किस प्रकार से होगा, ये बेंजीन रिंग ये बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या आएगा, यहाँ पर OH आएगा, इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा, OH। इस वाली पोजीशन पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर आएगा O, सॉरी C, O नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लेंगे, C और CH3 के होल थ्राइस, होल थ्राइस, है ना। और यहाँ पर भी क्या लेंगे, C और CH3 के होल थ्राइस। देखो इस वाले पोजीशन पर केवल CH3, इसका नाम है BHT। दूसरा है बेटा इसमें BHA, इसका जो एग्जाम्पल है वो BHA। ये दो परिरक्षक प्रतिऑक्सी कारक है ना। और BHA क्या होगा, BHA का फॉर्मूला बना देंगे हम, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होंगे, कुछ कुछ के फॉर्मूले बनाने बेटा, देखो कुछ के हमें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, है ना, कुछ चीजें थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा इसमें फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले थोड़ा विकट है, होल थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ OCH3 हो जाएगा, O और CH3। इनके नाम थोड़ा कठिन है लिखने के लिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा, 26 डाई तृतीयक ब्यूटिल, लिख ही लेते हैं इसको ना, तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है ना, ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलिन, हाइड्रोक्सी और टॉलिन, टॉलिन, ये तो हो जाएगा इसका नाम BHT का, है ना। दूसरे वाले का यदि हम नाम देखेंगे BHT, है ना, या इसको दूसरा नाम इस टाइप से कहा जाता है बेटा, P क्रिसोल BHT, दूसरा नाम इस टाइप से हो सकता है। अब इसका यदि हम देखें, इस वाले का नाम देखेंगे BHA का, तो BHA का नाम किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, इसका नाम आएगा टू, टू पोजीशन पर देखो, टू पोजीशन पर तृतीयक लगा हुआ है, देखो तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है ना, टू पोजीशन पर क्या लगा है, तृतीयक ब्यूटिल लगा हुआ है, ये देखो तृतीयक ब्यूटिल है ना। फिर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ऊपर हो गया, है ना, और एनिसोल, हाइड्रोक्सी एनिसोल, थोड़ा ये हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही बेटा, है ना, चलो उसको देख लेना आप लोग, एनिसोल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एनिसोल, और इसका नाम है BHA, ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट में BHA कहा जाता है। तो ये क्या है, काफी प्रचलित ऑक्सीकारक है, ठीक है ना, काफी प्रचलित क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रिजर्वेटिव कंप्लीट कर लिया। जितने परिरक्षक हैं, परिरक्षक की परिभाषा भी आएगी बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, परिरक्षक क्या है, तो उसकी परिभाषाएं
आप लोगों को याद करने, और उनके टाइप एक दो याद कर लेना। जैसे हम प्राकृतिक कह सकते हैं और संश्लेषित कह सकते हैं, दो चार प्राकृतिक उदाहरण याद रख लो, दो चार क्या है, कौन से वाले, संश्लेषित वाले याद रख लो, ठीक है ना। उनके प्रकार चाहो तो प्रकार भी थोड़ा बहुत याद कर लो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आएगा। जैसे पूछा गया था तो ये कंडीशन अलग है कि थोड़ा चेंज कर दें, वो अलग चीज है ना। लेकिन ये शॉर्ट नोट में आएगा। शॉर्ट नोट जानते हैं आप लोग, छोटे से एक टिप्पणी आएगा, टिप्पणी लिखने के लिए परिलक्षित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी का मतलब ये होता है कि आप चाहो तो इतना पूरा लिख सकते हो, लेकिन आपको टाइम बचाना होगा, इतना सारा लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है, प्राकृतिक लिखना है, और उसके बाद संश्लेषित लिखना है। दो चार प्राकृतिक लिख लीजिए और दो चार संस्कृत जो संश्लेषित वाले हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारे पास परिरक्षक वाला कंप्लीट। इसका एक और है, केमिस्ट्री इन क्लीनिंग एजेंट, शोधन अभिकर्मक, है ना। अब केमिस्ट्री का प्रयोग साफ सफाई में भी हम बहुत प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे डिटर्जेंट बनाने में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि साबुन वगैरह। ये प्रयोग है कि जीवन, हमारे जीवन में क्या है, इस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, है ना। तो जैसे हमने देखा, प्रिजर्वेटिव के काम में हमने रसायन का प्रयोग किया, दवाइयों के रूप में हमने किसका काम किया, रसायनों का काम किया। अब तीसरी बात है, हम क्लीनिंग एजेंट, यानी कि जो है, जो हम कह सकते हैं शोधन अभिकर्मक के रूप में भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं, साफ सफाई में भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आप लोगों के पास, वो है शोधन अभिकर्मक। क्या है, शोधन अभिकर्मक। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम शोधन का काम करते हैं। शोधन मैंने साफ सफाई का काम करते हैं। दो टॉपिक है बेटा, कल भी हम इस पे लगेंगे और परसों भी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। चलो शोधन अभिकर्मक थोड़ा शुरू कर लेते हैं इससे, कि शोधन अभिकर्मक होता क्या है। शोधन अभिकर्मक जानते हैं आप लोग, जिनको हम साफ सफाई में प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं बेटा, किसी को मालूम है। सफाई, कपड़े धुलने में किसका प्रयोग करते हैं। साबुन सर, निरमा बिल्कुल, साबुन। हाँ बिल्कुल, साबुन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो साबुन बनाने की जो, साबुन को यदि हम देखेंगे तो साबुन हमारा क्लीनिंग एजेंट है, सफाई वाला है। एक अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक होते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, फर्श की सफाई करनी हो तो हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। डिटर्जेंट जिनको बोलते हैं, डिटर्जेंट जैसे सर्फ हो गया, इस टाइप की चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है ना। आपको मोबाइल की स्क्रीन साफ करनी होगी तो क्लीनिंग एजेंट हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, तो जिनसे साफ सफाई होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें सोप, ठीक है ना। अपमार्जक क्या माना जाता है। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं साबुन, साबुन के बारे में जानते हैं कि साबुन क्या है, किस प्रकार से काम करता होगा, ठीक है ना। ये सोप हो गया बेटा, ठीक है ना। अब साबुन क्या होता है, यदि आपसे पूछे कोई साबुन क्या है, क्या कहेंगे आप साबुन। जनरली भाषा में हम क्या कहते हैं, जनरली भाषा में हम कहते हैं जो जिससे हम कपड़े धुलते हैं वही साबुन है। लेकिन अब रासायनिक रूप में हम क्या कहेंगे, सा, जो साबुन है उच्च वसीय अम्ल, है ना। क्या बोलेंगे, उच्च वसीय अम्ल। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेरेट, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उच्च वसीय अम्ल। अब हम रसायन विज्ञान की भाषा में पढ़ रहे हैं, उच्च वसीय अम्ल। और जैसे हमने लिखा कौन कौन से उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, है ना, स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, देखो स्टेरिक अम्ल, एक तो ये हो गया उच्च वसीय अम्ल में। दूसरा क्या हो सकता है, पामेटिक अम्ल। दूसरा हमारे पास क्या होगा, पामिटिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल हो गया, पामेटिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। और एवं औलिक अम्ल,
एवं तीसरा कौन सा बेटा, ऑलिक अम्ल। ये पूछा जाएगा इसलिए आप लोगों को लिखना भी है ना, ऑलिक अम्ल। अम्लों के सोडियम लवण, के सोडियम लवण, सोडियम या पोटेशियम कह सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण, या पोटेशियम लवण, पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। अब सपोज आपको याद नहीं रहा कि स्टेरिक अम्ल हो गया या पॉमेटिक अम्ल हो गया, ऑलिक अम्ल याद नहीं रहा, तो हम सिंपल ये सब लिख सकते हैं बेटा, देखो कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये याद नहीं रहा, स्टेरिक अम्ल याद नहीं रहा, पॉमेटिक अम्ल याद नहीं रहा, ऑलिक अम्ल याद नहीं रहा, तो तब हम सीधे लिख सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्लियर हुआ? साबुन की परिभाषा याद रखनी है आप लोगों ने, साबुन किसे कहते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जनरली भाषा में तो हम कहते हैं साबुन जो कपड़े धुलने काम आता है ना, लेकिन हमें रसायन विज्ञान की भाषा में यदि हम कहेंगे तो उच्च वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को हम साबुन कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लिख सकते हैं, क्या होता है साबुन का फॉर्मूला, याद होगा बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा, कितना होता है बेटा बताओ जल्दी। तो C7, C17 हाँ और H35 सर, हाँ और CONA। बिल्कुल सही है ना। लेकिन एक और भी बता रहा हूँ, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। वो तो मैंने एक जनरली बताया था, C17H33COONA, एक तो ये भी है ना। और दूसरा और साबुन भी देखो, अब अलग अलग प्रकार के, कोई पियर्स है, कोई लक्स है, कोई अलग अलग प्रकार के साबुन है, तो उनके फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे, है ना। देखो अब दूसरा देखो, एक और ये है, देखो एक तो ये आ गया, दूसरा C13 C15H31, ये सब साबुन के फॉर्मूले में, COONA, ये भी साबुन है, ठीक है ना। और एक आप लोगों को और बता सकते हैं, C17H33COOK, ये भी साबुन है, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार के साबुन। तो साबुन को हम इस ये फॉर्मूले, हमने एक साबुन और बताया था, C17H35COONA, ये सब के सब साबुन है, ये क्या है, सारे साबुन है। तो साबुन का हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि साबुन क्या है, और उसके फॉर्मूले याद रख लिए, है ना। इन जो ये अम्ल है, यदि हम यहाँ पर लेंगे पोटेशियम लवण लेंगे, तो हमें कैसा साबुन प्राप्त होगा, मृद साबुन प्राप्त होगा, ठीक है ना। और यदि सोडियम लेंगे तो कठोर साबुन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम क्या करें, हम चाहते हैं हमें हमारा अच्छा कोमल वाला साबुन हो, मतलब अच्छा वाला साबुन हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यदि हमने पोटेशियम वाला लिया, सपोज हमने क्या लिया, पोटेशियम वाला, तो उसे हम बाथरूम सोप भी कहा जा सकता है। तो जो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम लवण यदि लेते हैं, क्या लेंगे, पोटेशियम लवण। तो पोटेशियम लवण के लेने से हमें कैसे साबुन प्राप्त होगा, मृदु साबुन प्राप्त होगा, सॉफ्ट जिसको कहते हैं, मृदु साबुन प्राप्त होगा, याद रखना आपको, है ना, जिसको हम बाथरूम सोप भी कहा जाता है, ठीक है ना। और जबकि हम क्या कह सकते हैं, यदि हम सोडियम लवण लेंगे, माना हमने सोडियम लवण लिया, तो सोडियम लवण लेने से क्या होगा, यहाँ पर सोडियम जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये Na ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में एक कठोर साबुन प्राप्त होंगे हमें। कैसे साबुन होंगे, कठोर साबुन। अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रकार के साबुन होते हैं। इसके बाद हम साबुन के बारे में और चीजें पढ़ेंगे कि साबुन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, फिर ये कैसे कैसे क्या करता है, क्लीनिंग करता है, सफाई कैसे करता है ना। तो इस चीज को हम कल पढ़ेंगे बेटा इसमें से।